नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। क्या भारत की राजनीति का अगला सबसे बड़ा केंद्र जेनजी बनने जा रहा है? 2029 तक करोड़ों युवा पहली बार या निर्णायक रूप से वोट देने की स्थिति में आएंगे और यही कारण है कि आज हर राजनीतिक दल युवाओं को अपने करीब लाना चाहता है, उनके करीब दिखना चाहता है। अब फिर राहुल गांधी के छात्रों से संवाद का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री सीधे युवाओं से संवाद कर रहे हैं, यंग लीडर्स डायलॉग जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्यों में यूथ पॉलिसी पर अब मंथन शुरू हो गया है, लेकिन कुछ सवाल हैं। सवाल यह है, जेनजी चाहता क्या है? क्या वो सिर्फ इंस्टाग्राम वाली राजनीति चाहता है या वो चाहता है उसे बेहतर शिक्षा मिले, पेपर लीक से मुक्ति मिले, उसको रोजगार मिले, उसके जो स्किल्स हैं वो बढ़े, उसको अफोर्डेबल शिक्षा मिले, महंगाई से राहत मिले? अगर हम कुल मिलाकर देखें, उसे एक सम्मानजनक भविष्य चाहिए। तो क्या 2029 का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द होगा और जेनजी बहुत निर्णायक होने जा रहा है? जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। Frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things. And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did. Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to. जेनजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेनजी का ही मैंडेट है। और जेनजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेनजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी है, जेनजी जो नाम निकल करके आया है, ये घबरा गए। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, दूसरों को बदनाम करने के लिए काम करते थे। हमारे आज के सवाल हैं, राहुल की नैया, क्या आप जेनजी बनेंगे खेवैया? जेनजी फैक्टर 29 का सबसे बड़ा सियासी चैप्टर बनेगा और संघ ने जो बात की है, जेनजी वाली राजनीति का जो आगाज हुआ है, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है? लेकिन हम शुरुआत करें, एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम में समय के बदलाव की बात सामने आ रही है। अब शाम 6:30 बजे राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होगा। बारिश की वजह से राहुल के कार्यक्रम में देरी हो रही है, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि बारिश के चलते यह कार्यक्रम अब 6:30 बजे होगा, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ ऋषभ तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से गिन्नी साहनी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगी, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से, और प्रोफेसर गार्गी नंदी राय जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, आप न्यूज़ नेशन के मंच पे आए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जेनजी पे हम बात कर रहे हैं। क्या 2029 में जेनजी जो है बहुत निर्णायक होने जा रहा है? ऋषभ, लेकिन सवाल ये है, आप आउटरीच करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, बट रियल चैलेंज आउटरीच करना नहीं है। रियल चैलेंज है कि उनको सॉल्यूशन चाहिए, उनको चाहिए अफोर्डेबल एजुकेशन, उनको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, उनको चाहिए क्वालिटी जॉब्स, उनको चाहिए स्किलिंग। ये कैसे होगा? सर, सर्वप्रथम आपके सारे वक्तव्यों पे मैं सिलसिलेवाइज आता हूं, लेकिन इन सबसे ऊपर
उनको चाहिए एक प्योर क्लैरिटी और बेदाग और बेबस ना कि मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधि। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस देश में पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करती है। आज राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज निकालने जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों पे गुम नजर आ रहे हैं। तो ये गुम जो हो चुके हैं, जंतर मंतर पे मंतर और झारखंड में छू मंतर वाले लोग, इस तरह की भी राजनीति जेनजी ऑब्जर्व कर रहा है। खैर, मैं नकारात्मक बातों पे नहीं आता हूं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। आज का युवा, आज का छात्र उस राजनीति को देखना चाहता है जो विकसित भारत के लक्ष्य को निर्धारित करे। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम राजनीतिक में किसी नेता को थोपना बंद करेंगे, जब न्यू रिफॉर्म की बात करेंगे, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे और देश को अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए। तो ऋषभ भाई, कितना समय लगेगा? 12 साल तो हो ही गया आपको सत्ता में। मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं। हम वही सरकार है जो काशी विश्वविद्यालय भी बनाते हैं, हम वही सरकार है जो इसरो के फंड को भी डेवलप करते हैं, हम वही सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट में खेल की यूनिवर्सिटी को भी लाते हैं आजादी के बाद पहली बार। अब वही सरकार है जो शिक्षा का बजट कम कर देते हैं, और वही सरकार है जो स्किलिंग, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति जो कहते हैं कि हमें स्किल इंडिया करना है, लेकिन बजट का 0.5% स्किलिंग को जा रहा है। हमारा जो एजुकेशन का बजट है, टोटल बजट में से 2.6% के आसपास है। साहब, जब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैसे क्वालिटी एजुकेशन होगा? ऋषभ, हमें रियलिटीज पे बात करनी पड़ेगी ना, सच क्या है हमें उसको भी देखना पड़ेगा। आपकी बातों से मैं कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं। मैं एजुकेशन जो परसेंटेज की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी एजुकेशन परसेंटेज निकालते हैं तो स्टेट प्लस सेंट्रल के कॉम्बिनेशन के आधार पर ये पहले भी होते आया है और आज भी है, जिसमें हमने बकायदा कई फैक्टर्स में इंक्रीमेंट की है। वो कैसे, मैं बता देता हूं। चाहे अगर आईआईटी की सीट्स की बात हो, चाहे ये मेडिकल सीट्स की बात हो, अगर हमने क्षेत्र में सीट्स बढ़ाए तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे निकलकर डॉक्टर बने। अगर हमने आईआईटीज की संख्या बढ़ाई तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे बकायदा रिसर्च करें, इंजीनियरिंग सेक्टर में आए। अगर हमने बकायदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो हमने एजुकेशन मॉडल को रिफॉर्म करने की बात केवल पॉलिसी लाने से नहीं होगा ना, उसे उस स्पिरिट पे लागू करना पड़ेगा। एनईपी क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 6% ऑफ जीडीपी हम लोग एजुकेशन सेक्टर को देंगे। कहां? हम उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए सर कि पहले जो एजुकेशन पे बजट जाते थे वो केवल शिक्षा मॉडल रिफॉर्म पे जाते थे। अब स्टार्टअप प्लस रिसर्च प्लस स्किल प्लस एजुकेशन प्लस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से प्रावधान, इन सारे में अलग अलग फंड डिवाइडेड है। और ये कोई मैं नहीं कर रहा हूं, mygov.in पे आप सर्च कर सकते हैं, कोई झूठी बातें हैं नहीं, सबके हाथ में। चलिए, मैं एक एक करके आता हूं, लेकिन मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। तारिक खान साहब, ये युवाओं को आउटरीच करने में आपको लग रहा है कि कुछ सफलता आप लोगों को हासिल हो रही है? कोशिश सभी पार्टियां करती हैं और जो मांग उठाई थी जेनजीज ने, उस मांग का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और उसी मांग को लेकर या छात्रों को जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया दिल्ली में, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अब जब लग गया भारतीय जनता पार्टी को कि ये सिर्फ जेनजी का मामला नहीं है, पूरे भारत के लोग इसको रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हर जेनजी किसी न किसी परिवार में है और वो भारत का भविष्य वो देखता है कि वो आगे जाकर क्या बनेगा। तो जब पेपर ही लीक होता रहेगा तो क्या ही बने। तो जब लगा कि अब डैमेज हो गया है तो कंट्रोल करने के लिए साहब रील बनाने लगे और मोहन भागवत साहब भी आ गए बताने के लिए कि हम इनके ऊपर पूरा यकीन करते हैं, हमसे ज्यादा देशभक्त हैं जेनजी, तमाम बातें कही मोहन भागवत साहब ने। तो सवाल यहां पर यह एक उठता है कि जब 35 दिन तक वो बच्चे धरने पर बैठे रहे तो चले जाते, उनसे बात कर लेते। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष इसकी राजनीति कर रहा है, आपने उनके तारिक खान साहब, ये तो बात हो गई ना, ये तो हो गया, जो हो गया वो देश के सामने है, वो युवाओं के सामने है, उसको बार बार दोहराने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा कान में बोल देते राहुल गांधी जी को, राहुल भैया थोड़ा झारखंड चलेंगे रिवर्स गियर लगाकर। प्रयागराज जाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, झारखंड जाने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है क्या? वहां के मंत्री पता है सर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? इरफान अंसारी, ये आंदोलनकारी तो झारखंड के हैं ही नहीं। अरे जिनके क्षेत्र के सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों एक साथ मर जाए केवल मंत्री के कार्यक्रम के कारण, वो इस तरह का वक्तव्य देगा।
और फिर से कहता हूं तारीख जो भी देश के संसद को जलाने निकलेगा वो हमारे लिए दंगैया है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, दंगैयों के खिलाफ अड़े हैं। ये नीति आजीवन स्पष्ट रहेगी, कोई संकोच नहीं है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चिल्ला रहे हैं अभी, जरा बताइए किस ईयर में आपकी सरकार ने बनाई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ, जो गला फाड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना साहब, 4 पॉइंट बता दीजिए क्या क्या आपने बिल्कुल रखे। बता रहा हूँ। शायद आपको मैं शायद आप गलत जगह पिन ड्रॉप कर दिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आप मुझे उसका क्लॉजेस सेक्शन 3 भी बता देना, लेकिन मैं बता रहा हूँ सेकंड टर्म मैं बता। अरे सुन लीजिए साहब, 2015 में कैबिनेट बैठक के बाद ड्राफ्टिंग स्टार्ट हुई। 2019 सेकंड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में उसके लिए रिफॉर्मुलेशन लेकर आए। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया, लेकिन उसमें जो त्रुटियां थी फिर से रिवर्स किया। आप सुन लीजिए, एक एक पॉइंट पे आइए ना। एनसीईआरटी में जब बकायदा इसके लिए पॉलिसी कमेटी नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रमेश पोखरियाल निशंक लेके आए। नहीं, मैं पूरी बात ड्राफ्टिंग की बात बता रहा हूं। चिल्लाने वाले का देखा आपने हाल, चिल्लाओ मत, चिल्ला नहीं रहा साहब, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कहा 2015 में बैठक के बाद इसकी। अरे ये किसी का कोई जीके का टेस्ट थोड़ा लेना है तारिक खान साहब, ये थोड़ा जरूरी थोड़ा हर किसी को हर चीजें पता होंगी। नहीं पता है साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी के रिफॉर्म में मैंने उसको बात कहा भाई इंक्लूसिव, भाई उसमें पहली बार उसमें इंक्लूसिव, चिंता मत कीजिए। सुन लीजिए, वो बेसिकली क्या है तारिक खान साहब, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा मंत्र है। ठीक है, चलिए है ना, अब बात खत्म, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे साथ और भी मेहमान है, प्लीज फटाफट करिए। 10 सेकंड। हाँ। आपने कहा पुरानी घिसी पिटी बात ना करिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, वो सब निपट गया। ठीक है, अभी आप रिफॉर्म की बात कर रहे थे, सब कुछ कैसे ठीक होगा। निर्धारित किया कि 6% जो एजुकेशन पे हम लोग खर्चा करेंगे। 2020 से भारत में बजट अखिलेश यादव पेश कर रहे हैं। 2020 से अब तक 5 अरब बजट पेश हो चुके हैं, अखिलेश यादव पेश कर रहे हैं। आपने उस बजट को जो एजुकेशन के लिए है, आप स्टेट का न जोड़ाइए, आप अपना जोड़िए, वो देखा जाता है मिलाकर, वो अलग की बात को घुमाइए ना। आपने क्या किया, आपने कितना बढ़ाया? 53 to 1,23,000 अप्रोक्सीमेटली, 53,000 to 1,23,000 अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट डेटा बोल रहा हूँ। आज 1,39,000 करोड़ के आसपास है। नहीं, वो उस समय का बोल रहे हैं जो रिफॉर्म हुआ था, उन्होंने बोला जो लास्ट बजट पास हुआ है उस पे मैंने बताया। जब अमित शाह साहब कहते हैं लोकसभा के अंदर कि मैंने कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, क्या फारूक अब्दुल्ला, क्या ऐसे मैं भी कह रहा हूं कि विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, ये 6% निर्धारित करो। आपने एजुकेशन एनईपी को पढ़ा और एनईपी को इंप्लीमेंट किया, कहा हम एजुकेशन बजट को 6% ले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पैसे की अरे बात साहब कर रहा हूं। आप क्यों नहीं लेके? ठीक है, ओके, ठीक है ऋषभ, आप जवाब नहीं, मैं आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट होगा आपसे सर। बोलिए। 6% की बात कर रहे हैं आप अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना है तो स्टार्टअप, अरे न्यू इंडिया, न्यू एजुकेशन बताओ ना। इंडिया, एक मिनट, द पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। रिसर्च में स्टार्टअप, स्किल इंडिया, इंटर्न इंडिया, ग्रीन इंडिया, किसके अंदर अलग से प्रावधान दिया गया? किसके अंदर अलग से प्रावधान दिया गया? किसके अंदर अलग से प्रावधान दिया गया? क्यों बाकी सरकार को नहीं आई थी नींद आ रही थी? ओके, ठीक है, आ गया तारिक खान साहब, ऋषभ जी, आप दोनों की बात आ गई। मेरे साथ और भी प्रवक्ता गिनी साहनी साहब, मैं इससे पहले आपके पास उन मुद्दों पे आऊं। शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि आप युवाओं की पल्स पकड़ने में फेल हो गए। अब आज 6:30 बजे राहुल गांधी छात्रों की गूंज में छात्रों से डायलॉग करेंगे, उससे पहले महाराष्ट्र में इस तरह का बयान देना, यह क्या है साहब? सानिता, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप अनम्यूट करिए अपने को। सानी साहब अपने को अनम्यूट, नेटवर्क इशू। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए, बोलिए, आपको सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन दोहरा दीजिए। ये शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि आप युवाओं की पल्स पकड़ने में पीछे रह गए, देर हो गई। सर देखिए, शशि थरूर साहब का अपना एक पर्सनल व्यक्तव्य है। आज पार्टी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सारे युवा देश के जो है वो राहुल गांधी जी को प्यार करते हैं और छात्रों की गूंज के माध्यम से वो जमीन पे असर नजर आया है। अगर शशि थरूर साहब ऐसा कह रहे हैं तो उनका पर्सनल विचार हो सकता है, किसी बात को लेकर के हो,
वो एक अलग सोच हो सकती है, पर अगर आप पार्टी के हिसाब से देखोगे, जमीन पे देखोगे, धरातल पे देखोगे, तो आज जो पूरा जेनजी है वो राहुल गांधी जी को इतना प्यार करता है, उनको देखते ही गले लग जाता तो है। शशि थरूर को क्यों नहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी को जेनजी इतना प्यार कर रहा है? उनको नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? हो सकता है उनका कथन कुछ और हो और आपने कुछ अलग समझाओ, वो एक अलग बात हो सकती है। किसी को नहीं दिखाई दे रहे। सर वो एक अलग मैटर है कि शशि थरूर साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उससे मतलब नहीं है हमारा। सर वो हमारा आपकी मतलब पार्टी है के कि इतने कांग्रेस सीनियर पार्टी- लीडर हैं। सर बिल्कुल सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान है, पर एक पार्टी के किसी भी एक नेता का बयान पूरी पार्टी का बयान नहीं होता सर। सबसे बड़ी बात ये, इसको भी आपको समझना पड़ेगा ना, कोई पार्टी का नेता क्या बयान दे रहा है क्या नहीं दे रहा, उसमें उसकी पर्सनल बट सोच भी ये हो तो सकती है, ये वो तो एक रंग अलग में मैटर भंग है। डालना है ना, ये तो रंग में भंग डालना है। सर ये रंग में भंग डालना है, वो पार्टी की इंटरनल पॉलिसीज हैं, वो जरूर शशि थरूर साहब से भी पूछा जाएगा अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है। पर अगर आप ये कहो कि लेट हो गए, तो सर मैं आपको बता दूं कांग्रेस जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था ना जब, तब से राहुल गांधी जी छात्रों की बात करते आ रहे हैं। 2018 में उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को यूपी में उठाया था, फिर 2024 के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी जो बात थी वो आगे पहुंचाई, 2022 में पहुंचाई। सर उन्होंने अपनी बात को समय समय पे हर प्लेटफॉर्म पे रखा छात्रों के माध्यम से। तो आज शशि थरूर साहब ने लगता है कि राहुल जी के जो व्यक्तंगे रहे हैं उनके ऊपर गौर ना फरमाया, वो अलग बात है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि आज की डेट में राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनको दुनिया जननायक के नाम से जानती है, और वो इसलिए जानती है क्योंकि वो युवाओं को कमजोर नस जो भाजपा सरकार ने युवाओं की कर रखी है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जितने प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनको पीटा गया, उन्होंने राहुल जी ने उन्हें मंच दिया कि अपनी बात रखो, और राहुल जी के साथ खड़े होकर ठीक है, उन्होंने सानी अपनी जो साहब, प्रॉब्लम है ओके। समस्याएं हैं। ठीक है, प्रोफेसर राय, मुझे आप ये बताइए कि रियल चैलेंज क्या है जेनजी के सामने? मैं ये नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सही में बताएं कि हमारे सामने 2029 में सबसे बड़ा वोट बैंक खड़ा होगा, नियर अबाउट 38 करोड़ के आसपास, जो बहुत निर्णायक होगा। उसके लिए रियल चैलेंज क्या है? क्या केवल डिजिटल आउटरीच से वो मान जाएगा या उसके और कुछ चैलेंजेस हैं? नहीं, पहले तो नमस्कार, धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए आज तक आपने जब 12 साल, प्लीज इको को करेक्ट करने के लिए बोले, मैं करवा देता हूं, वो कर देंगे मैम, आप बोलिए। 12 साल से हमने जो देखा है ना, मोदी जी के जो कनेक्ट है, आप कांग्रेस, हाँ प्लीज इको को करेक्ट कीजिए। मोदी जी का जो सकारात्मक प्रयास है, आज भी आपने सुना होगा आईआईटी में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने विकसित भारत के साथ युवा को जोड़ा है, हमेशा युवाओं के लिए बात की। और जो एक नकारात्मक राजनीति करते आए हैं कांग्रेस पार्टी, जो आप अभी आज राहुल गांधी क्यों प्रयागराज में जा रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ इलेक्शन ही दिखता है ना, यूपी में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, इसलिए वो झारखंड नहीं जा रहे, जहां पे रियल क्राइसिस है कि 300 में 299 मिलके भी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी, वहां पे लोगों को पता नहीं है। तो ये जवाब देना चाहिए ना, उनके ही सरकार है वहां पे, लेकिन वहां पे नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं, जहां पे इलेक्शन। तो यहां से पता चलता है कि नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति क्या होता है। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, युवाओं को बोल रहे हैं आप रिसर्च कीजिए। अगर आप जब देखिए स्टार्टअप इंडिया, अगर आप 2014 से पहले देखेंगे हार्डली 350 से 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप था, आज कितना है 2 लाख से 2,30,000। तो स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि मोदी जी ने बहुत प्रोत्साहित किया युवाओं को। ये जो एक लीडर का काम क्या है, जोड़ना, सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना है। तो वो आज बोल रहे हो कि रिसर्च कीजिए। पिछले कॉन्वोकेशन में आईआईटी में उन्होंने स्पेस की बात की, आज आप देख रहे कि प्राइवेट जो स्पेस रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं युवा, तो ये हमारे जनरेशन नहीं, प्रोफेसर राय, आपने अच्छे एग्जाम्पल दिए, मैं आपको 2-3 चीज, तो इनको जो आज खेलो इंडिया आ रहे। प्रोफेसर राय, आपने अच्छे एग्जाम्पल दिए, आपने सही बात कही। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है, जितने यूथ जॉब मार्केट में हर साल आ रहे, उनमें से कितनों को नौकरी मिल रही है? दूसरा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं हमारे देश में स्किलिंग का क्या स्टेटस है? तीसरा, आप बेहतर बता सकती है कि आज ये जो पूरा अचानक यूथ सड़कों पे आ गया, ये केवल एक पेपर लीक तो एक कारण बना, गुस्सा तो बहुत पहले से चल रहा था। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो मैंने आपसे पूछा, इसमें आप क्या सोचती है?
देखिए, ये जो आपने जंतर मंतर में देखा है, हमने कितने जो नीट परीक्षार्थी थे, क्या वो लोग आए, क्या IITian आए? तो जो सच्चे में स्टूडेंट्स है, कुछ लोग बस उत्साहित होके कुछ आ गए स्टूडेंट, उनको क्यूरियोसिटी से, पर ये पूरा जो है एक SP, आप, कांग्रेस, सबको पता है, जो लोग नोकीला जो वेपन्स लेके गए हैं, पत्थर लेके, वो तो स्टूडेंट्स नहीं थे ना। ये कौन, किसके लोग थे? ये गुंडे थे ज्यादातर। ये जो SP 2800 के आसपास तो गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर्स थे। तो इसीलिए इसमें कितने छात्र थे। और ऑब्वियसली देखिए, इतना बड़ा जो देश है, 140 करोड़ के देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये बात मोदी जी समझते थे, और इसीलिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया लाया, इसीलिए मुद्रा योजना लाया कि आप सिर्फ नौकरी मत करो, आप दूसरों को नौकरी दो। ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया देना एक लीडर का काम है कि आप खुद एंटरप्रेन्योरशिप करो, आप नौकरी क्रिएट करो। ये सपना दिखाना लीडर का काम है, तो वो किया। पॉसिबल नहीं है किसी भी देश में सारे, आप 140 करोड़ के पॉपुलेशन में आप 40 करोड़ के लोगों को क्या गवर्नमेंट जॉब दे सकते? नहीं। लेकिन जैसे आप डिजिटल इंडिया हो जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस आप देख रहे हैं, रास्ते में वो लोग गूगल पे से पैसा ले रहे हैं, एक पानीपुरी वाला, भाजी वाला, तो इससे क्या बिजनेस नहीं हो रहा है? आप छोटे छोटे जगह पे जाइए, तो एक फ्लावर वेंडर, इधर रह रहे हैं, घर पे फ्लावर वेंडर है, तो सब लोग। प्रोफेसर गार्गी, अच्छी बातें हैं, आपने स्टार्टअप इंडिया की बात की, मुद्रा योजना की बात की, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, इन इनिशिएटिव को कोई डिनाई नहीं कर रहा। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, एक मिनट गिनी साहब, मैं आ रहा हूं, आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, आप समझ रही है ना कि जिस पैमाने पे हमारी GDP ग्रो कर रही है, क्या हमारे जॉब भी उसी पैमाने पे ग्रो कर रहे हैं? बांग्लादेश 0.7 है, वियतनाम 0.5 है, इंडोनेशिया 0.4 है, फिलीपींस 0.5 है, और हम 1% हैं। बोलिए ना प्रोफेसर राय। नहीं, आप पॉपुलेशन के साइज भी तो देखेंगे ना, आप पॉपुलेशन के साइज भी देखेंगे ना, तो पॉपुलेशन के साइज भी तो देखना है। अगर हमारे देश में 2 लाख और 2,30,000 स्टार्टअप है, तो क्या इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है? बात यह, आप मेजर क्या, यूनिट क्या है, कौन कर रहा है? वो जो जजमेंट आप मैं समझ गया मैडम, वो मेजरमेंट कौन कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं? अगर आप जो छोटे छोटे इतने बिजनेसेस हो रहे हैं, क्या आप उनको प्रोफेसर गार्गी, हमारे लिए जॉब क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर हमारा, मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर रहा हूं, अगर वो कहता है 15 to 29, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.2% है, ये भारत के सामने चैलेंज है। अगर हमारा शिक्षा का बजट 2.6% है टोटल बजट का, ये भारत के लिए चैलेंज है। और अगर हम 0.5% अपनी स्किलिंग पे खर्च करें टोटल बजट का, ये भारत के लिए चैलेंज है। अगर हम R&D अमेरिका, चाइना के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम खर्च करें अपने इन क्षेत्रों में, ये भारत के लिए चैलेंज है। लेट एक्सेप्ट इट। अगर ये चैलेंज को हम एड्रेस नहीं करेंगे, हम इन यूथ के लिए आने वाले समय में हमारे भारत के लिए चैलेंज खड़े होंगे। प्लीज, चैलेंज है, ये तो चैलेंज है। और चैलेंज ये भी है गिन्नी साहब, मैं आ रहा हूं ऋषभ, चैलेंज ये भी है कि आज देश के सामने पूरी तस्वीर बदल जाती अगर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। एक मिनट प्रोफेसर राय, प्रोफेसर गार्गी, एक मिनट, आज पूरी तस्वीर बदल जाती। और मैं भी कहता, अब रियल टर्म में जैन जी के साथ हैं। अगर राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम प्रयागराज की जगह अगर रांची में हो जाता, मैं यकीन मानता कि हां, छात्रों की असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। गिन्नी साहब जी। सर, मैं पहले मैडम की बात का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मेरी दे दीजिए, फिर मैडम की बात का दे दीजिएगा प्लीज। थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। छात्रों की आपने छात्रों की गूंज की बात करी, तो सर आपको पता होगा विनोद जाखड़ साहब कौन है? NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो वहां पर झारखंड में जाके, रांची में जाके मन साझा करते हैं, स्टूडेंट के लिए आवाज को बुलंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ये देख रही है ये हमारा राज्य है, ये उनका राज्य है। कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में छात्रों के साथ खड़ी हुई है। तो ये चीज सोचना कि हम ये सोचेंगे, मैं जाखड़ साहब की इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां राहुल गांधी चले जाते हैं उसका इंपैक्ट असेसमेंट आप सोच सकते हैं क्या होगा? बिल्कुल।
सर आज जो कार्यक्रम प्रयागराज में है, हो सकता है अगला आपको रांची में भी दिख जाए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी दिख जाए नहीं। वहां पे रांची में किसी गिन्नी साहब, नहीं रांची में किसी को लाठियां नहीं मारी जा रही सर। इसमें रांची में स्टूडेंट की मांग केवल कन्वीनियंस के हिसाब से बात नहीं होनी चाहिए, केवल कन्वीनियंस के हिसाब से बात नहीं होनी चाहिए कि साहब मेरा कन्वीनियंस यूपी में है क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, मेरा कन्वीनियंस उत्तराखंड में है क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, मेरा कन्वीनियंस राजस्थान में है क्योंकि आने वाले समय में वहां चुनाव होने वाला है। देखिए, आप जेनजी को वोट के लिहाज से मत देखिए, आप भारत को बदलने के लिहाज से देखिए। गिन्नी साहब, मेरी बात तो ले लीजिए सर, बोलिए। आप कह रहे हो कि यूपी में चुनाव देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन राज्यों में चुनाव थे, राहुल जी उनके ऑपोजिट राज्यों में गए थे। राहुल जी एक वो लीडर हैं जो जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कहां चुनाव है, मुझे कहां से फायदा लेना है। तो गिन्नी साहब फिर जाखड़ साहब का नाम क्यों ले रहे हो? बोलो ना राहुल जी को आज रांची में होना चाहिए था करके। सर सर वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। वो राहुल जी जिस जगह प्लेटफॉर्म पे बच्चों से समय मिल रहा है, जहाँ परमिशन मिल रही है, वहां वो कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल जी छात्रों की आवाज। अरे तो रांची में आपकी सरकार है, क्या परमिशन की जरूरत है? और यहाँ तो भीड़ बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो भीड़ है ही। सर आप रांची की बात कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली के अंदर सारे स्टूडेंट बैठे रहे, बगल में संसदीय कितने भाजपा के नेता चले गए, आप बताओ। ठीक बात है, बताओ ऋषभ जी, आप जवाब दो। सर मैं भाई आप लोग हैंडल नहीं कर पाए, आप लोगों ने उनसे आउटरीच नहीं किया। हालात जब हाथ से चले गए तब आपको जेनजी की याद आई। आज मैं देख रहा हूँ जेनजी की हर कोई बात कर रहा है, कई स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम यूथ पॉलिसी लेके आएंगे। 152 पेपर लीक हो गए, राज्य सरकारों ने कहा चलता है, एटीट्यूड ऐसे ही चलाएंगे। आया ना, अपने लिए जेनजी आया, उसने कहा देश के सत्तासीनों से कहा कि आप हमें हल्के में लेने की गलती मत करिए। पाजी जवाब ले लीजिए, अपने ले लीजिए, साहनी साहब ले लीजिए, ऋषभ बोलो। पाजी जवाब ले लीजिए। आपने कहा वहां पे लाठियां नहीं चल रही, पैलेट गन नहीं चल रहा। बेशक झारखंड का युवा ना तो पत्थर चला रहा है, ना तो गंदी पोस्टर दिखा रहा है, ना तो विधानसभा जलाने के लिए निकला है। और जो विधानसभा जलाने और संसद जलाने के लिए निकलेगा, उसको उसी रूप से कानून की व्यवस्था को झेलना पड़ेगा, और ये तय है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपसे कि और एक दो विषय इसमें निकल कर आया। आपने कहा ये 2% एजुकेशन की बात, ये परिस्थिति है, ये बेरोजगारी परिस्थिति है। बेशक परिस्थिति था, देश की आजादी के बाद भी 18,000 गांव में बिजली नहीं गई, वो एक परिस्थिति था। अभी तक 7 एम्स थे, उसके आगे एम्स नहीं बढ़े, वो परिस्थिति था। पहले 7 किलोमीटर रोड बनते थे, 34 से प्लस रोड बन रहे किलोमीटर पर दिन, वो परिस्थिति था। पहले वो परिस्थिति था, महिलाओं को अपनी इज्जत के लिए, शौचालय के लिए सोचना पड़ता था, घर घर तक शौचालय देने का प्रयास किया, वो परिस्थिति था। हमने हर क्षेत्र में एंकर महोदय सरकार के नेतृत्व में काम करते हुए अंत्योदय मूल्य से काम प्रवक्ता महोदय, आपका जीडीपी का साइज भी बहुत बढ़ गया है, आपकी रेवेन्यू भी बहुत बढ़ गई है। आप देखिए जीडीपी से कितना पैसा आ रहा है, जीएसटी से कितना पैसा आ रहा है आपका, है आप देखिए ना, पैसा भी बहुत आ रहा है सर, है ना। ये देखिए, और जो समाजवादी के ऋषभ भाई, जो भी इस देश के इतिहास को उठा लीजिए, जिस देश ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पे निवेश किया और अच्छा खासा निवेश किया, वो देश सबसे आगे बढ़े हैं। आप जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। किस देश में वो सरकार आई है जो अपने संस्कृति पे प्राउड फील करते हुए नए आधुनिक, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ऋषभ मैं ब्रेक के बाद आता हूं। 2029 में जेनजी निर्णायक होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जेनजी के नजदीक जाना चाहते हैं। कितना सफल हो जाएंगे वो पता होगा। हाँ ऋषभ आप बोलिए। 5 सेकंड का जो हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर आपने परसेंटेज और बाकी की बात करी, एक छोटा सा आपसे प्रश्न है। 2016-17 में जब सरकार छोड़ के गए थे यूपी में, एजुकेशन पे कितना बजट था, और आज का यूपी जो उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है उसका बजट कितना है? और प्लस पॉइंट, मदरसों पे स्पेशल पैकेज और अब टोटल रिफॉर्म एजुकेशन मॉडल पे कितना पैकेज, कितना है? अब ऋषभ जरूर बताइएगा। ऋषभ सुनो, अब ये तो है नहीं कि आप मुझसे सवाल पूछोगे मैं पलट के आपसे पूछूंगा, पहले तू बता वो कहां 2017 से लेके 2026 तक आप सत्ता में हैं। आप सत्ता है, आप सत्ता है। अरे ये तुलना नहीं, तो आप क्या आप भारत सरकार की तुलना यूपी से करेंगे? भारत सरकार की नहीं, वो यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तारिक खान साहब बोलिए। तो वो तुलना तो हर स्टेट से जब हो रही है तो यूपी और भारत सरकार में होगी तो क्या दिक्कत है? एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। बोलिए। लेकिन उंगली उठाने वाले तारिक खान साहब, ओके। अभी आपने कहा था कि कुछ नहीं, भी यही नहीं पता वो कंटेंट लिस्ट क्या होती है। अरे रुकिए ना, ऐसा मत बोलिए साहब, बड़े हमारे ऋषभ भाई बहुत इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, ठीक है। आपसे ज्यादा अरे उसको ईगो में मत लीजिए, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता इन बातों से। ओके ओके, आपसे नहीं सीखना है मुझे, जो उस पार्टी ऋषभ भाई ऐसे पर्सनल बातों को रिएक्ट नहीं करते। बेटे अपने पिता को ही स्टेज से धक्का दे दे, वैसे संस्कार नहीं चाहिए प्रभु। ठीक है, अगर मैं अनपढ़ भी रहूं तो अनपढ़ आना मौजूद करूंगा जो पिता के चरण छुए। ऋषभ, वैसा पढ़ा लिखा नहीं बनना ऑस्ट्रेलिया में। एक मिनट, अरे नहीं चाहिए ऐसा। ऋषभ एक मिनट रुक जाइए। मातृभूमि से पढ़ा। ऋषभ भाई, मैं आपसे बस इतना निवेदन करूंगा, आप मंच पे अच्छा भाषण दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा। ये मेरे एजुकेशन को, अरे कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। 750 अरे खान साहब को सुन लीजिए, खान साहब को सुन लीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, खान साहब सुन लीजिए। अगर पॉइंट आउट करना है एजुकेशन का बजट कुरियर करा दूंगा। ओके, खान साहब बोलिए। केवल खान साहब, केवल खान साहब एक मिनट, केवल खान साहब एक मिनट बोल रहे कितना बजट था? खान साहब एक स्टूडियो में बैठकर कितने खर्च किए थे? स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने से, अरे धीरे से बताओ, कितना बजट था? कितना बजट था? बजट बताइए और धीरे बोलो। और ऋषभ भाई एक मिनट, जब सवाल पूछते हैं, बताना पड़ेगा। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। तो बीच में एजुकेशन में बात कीजिए, जवाब दीजिए। आप जवाब तो लेके तो आ रहा हूँ, जवाब अब अरे गिन्नी साहब एक मिनट रुक जाइए, खान साहब को बोलने दीजिए, अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं बंदा बंद करा दूंगा उसकी आवाज। खान साहब बोलिए। ले लीजिए। हाँ। आपने पूरा टोटल जो बजट है यूपी का, उसको 8 लाख करोड़ तक लेके गए। आप आवाज आ रही है? 8 लाख करोड़ तक लेके गए। तो एजुकेशन बजट भी तब कम था, अब ज्यादा है। जब ओवरऑल हमारे यूपी के बजट का ही साइज बढ़ा है, तभी मैंने कहा था सर, चाहता था इस पॉइंट पे आइए। तो काहे को बोलते हो कि दाल का भाव इतना बढ़ गया? तो काहे को बोलते हो दूध का रेट 2 रुपया काहे बढ़ गया? नेहरू जी के समय में 54 में मिलता था, अभी इतना में मिलता है। चुपना पड़ेगा। मीन साहब मान रहे हैं ना कि लोगों की सैलरी बढ़ी, इनकम बढ़ा, तो बजट बढ़ा, टैक्स पेयर बढ़े, लोगों के स्लैब बढ़े, आगे न कटघरे में। यही लोग चाहता था। एक मिनट खान साहब, एक मिनट, अब खान साहब को बोले दीजिए, ऋषभ बीच में मत बोलिए, सबको बराबर मौका मिलेगा। अगर स्टूडियो में आपने बैठाला है इनको, तो इनको कहिए कि डिबेट का अनुशासन सीखें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं उनमें और इनमें फर्क है। अब मैं भी स्टूडियो में रहता तो इनका बराबर बैठ के जवाब देता, वो यहां से नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, खान साहब बोलिए। अभी मैडम ये रिसर्च की बात कर रही थी। देखिए मुद्दे को कैसे बीजेपी भटकाती है, हिंदू मुसलमान मदरसे की बात कर बजट की बात कर। मैडम रिसर्च की बात कर रही थी, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा साहब, हम जीडीपी का कितना % रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं और कितना ईयर ऑन ईयर हमने बढ़ाया? 0.80 3 साल पहले था, आज 0.90 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किए हमारा नंबर ऑफ पेटेंट्स और सब कुछ, कॉपीराइट, ये सब कैसे बढ़ेगा? क्यों हम अभी और 3% के करीब, 3.5% के करीब अमेरिका खर्चा करता है, ऐसे ही चाइना भी 3% के आसपास खर्चा करता है अपने बजट का। तो हमारा एलोकेशन इतना कम क्यों है? पॉइंट नंबर 1। और इसी को जोड़ के मैं देखता हूं क्यों इसरो से कई साइंटिस्टों ने कई जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्टों को छोड़कर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लिया। आपकी सरकार क्यों नहीं? और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे वो सैटेलाइट के जुड़े हुए, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं इसको गंभीरता से लिया? तो बातें करना और जमीन पे धरातल पे लेके आना। R&D पे हम कहीं नहीं है, आप NEP में 6% का वादा करते हैं, कहीं नहीं है। अब हम कितना यूपी पे स्कूल पे खर्चा करते थे, हमको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड, हमको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। हम स्वीकार कर आपको चाबी दी है, आपको चाबी दी है, स्टेट और देश दोनों चला। इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब हम सवाल पूछते हैं तो आप रिवाइंड करके पिक्चर की तरह 12 से 17 वाले में चले जाते हैं। हमको जनता ने रिजेक्ट किया, हम स्वीकार करते हैं।
सर माथे पे रखते हैं मैंडेट को, और जवाब आपको देना है कि R&D इतना कम क्यों है, रिसर्च पे इतना कम ध्यान क्यों है, क्यों एजुकेशन पे बजट आप नहीं, क्योंकि भाई पैसा होगा तो बजट बढ़ेगा। अच्छा है क्यों नहीं? क्योंकि 90,000 स्कूल इन्होंने ही बने, 90,000 स्कूल, जिसकी नियत स्कूलों को बंद करने की होगी वो कभी एजुकेशन बजट को 6% तक ले ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे तब वो खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ठीक है खान साहब, अभी आपकी बात आ गई, एक मिनट प्रोफेसर गार्गी के पास में जाना चाहता हूं। प्रोफेसर गार्गी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर यूथ को समझना है तो थोड़ा यंग होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक डाटा देख रहा था, 1952 में हमारी पार्लियामेंट की एवरेज जो लोग बैठे उनको वो 46.5 थे, मतलब 46 साल 6 महीने उनकी उम्र थी। अभी 2024 में एवरेज एज जो है वो 56 साल हो गई है। तो आपको लगता है कि साहब अगर हम यंग इंडिया की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा की बात करें, थोड़ा यंग लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है मोर फोकस पॉलिसी होगी टुवर्ड्स यूथ। रमेश जी देखिए, मुझे लगता है यूथ भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, और क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप देश नहीं चला सकते, और उसके साथ उम्र की बात नहीं है। उम्र तो दिल से होता है, दिल से किसी का, अगर मोदी जी 75 में भी उनका उम्र नहीं हुआ, कैसे घूमते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उम्र से ये जज करना नहीं चाहिए किसका सोच कैसे है। हाँ, आप देखिए फिल्म देखिए, आप यशराज की दिल तो पागल, अगर फिल्म मेकर्स की बात देखेंगे 70 साल 80 साल में अगर वो दिल तो पागल है, ऐसे ऐसे फिल्में अगर फिल्म मेकर बना रहे, तो राजनेताओं की ऐसे अगर आप उम्र देखेंगे, उम्र से जजमेंट नहीं होता है, उनकी जो तजुर्बा है वो देखना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और वही एक्सपीरियंस डिसाइड करेंगे कि आगे की क्या है, जो स्कीम्स क्या होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जिसलिए मैं बोल रही थी कि रिसर्च फेलोशिप है, उम्र यूथ की देखो ना उम्र बुजुर्ग नेता की देखो, अरे मोदी जी की तो नियत है, मत देखो नियत, देखो नियत किसकी है। अगर एक नियत बुजुर्ग आदमी की शिक्षा को बढ़ावा देने के तो वो बढ़ाएगा। हमारे देश में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। गिरेबान में झांक के देखिए, आप कांग्रेस और एसपी अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हमारे गिरेबान में यूपी हमारे गिरेबान में सिर्फ ईमानदारी है, 8% हमारे गिरेबान में सिर्फ ईमानदारी है। हाँ क्या अच्छा है मैडम, आप छोड़िए, आपने पूरे देश को धर्म के मामले में उलझा रखा है, आप इसको अच्छा बता रहे हो। आज छोटे छोटे बच्चों को लड़ाई झगड़ा धर्म के मामले में उठाना, ये देश में चल रहा है। आपने बोला कि 2500 से ज्यादा जो है जंतर मंतर पे गुंडे पहुंचे थे, बदमाश पहुंचे थे। आपने युवाओं को गुंडे पहुंचे, बदमाश। आपने बोला कि मोदी जी जो है वो युवाओं को मोटिवेट करते हैं। वोट बैंक राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की है आप लोगों ने, इसीलिए उनको बोलना पड़ा। अगर आप नहीं करते, आप कहते हैं मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, इसकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। सुन तो लीजिए मैडम, आप टीचर हैं और आप सुनने की क्षमता नहीं रख रहे, बड़ी गलत बात है। पेशेंस नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आप लोगों की आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है मैडम, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। आपको एक गुड लिसनर बनना चाहिए, एक गुड स्पीकर होना और एक गुड लिसनर होना, ये क्वालिटी बहुत होनी चाहिए। आप महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आप बीजेपी का इस समय पक्ष रख रही हैं, उसके लिए मैं आपका खिताब करूंगा। आप बीजेपी का, आप कह रहे कि मोदी जी ने, हाँ तो नहीं, आप सुनिए, आप 1 मिनट के लिए सुनिए। आपने बोला कि मोदी जी ने युवाओं को प्रेरित करा है, आज देश को विकसित भारत से मोदी जी जोड़ रहे हैं। तो मैडम सबसे बड़ा, मैडम बात तो सुन लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है मैडम, कम से कम क्वेश्चन सुनेंगे जब ही तो जवाब देंगे। आपने बोला मोदी जी युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, तो आपने मोदी जी का ये बात नहीं सुना? हाँ, तो आपने मोदी जी का ये भाषण नहीं सुना कि युवाओं को कहते हैं पकोड़े तलो? आप देश के युवाओं को पकोड़े तलने के लिए मजबूर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मोदी जी प्रेरित कर रहे हैं। मोदी जी जो पकोड़ा मेकर बनना चाहते देश के युवाओं को, तो ये सबसे बड़ी बात आप समझिए। दूसरी बात आप समझिए मैडम, अभी दूसरी बात भी समझिए। आपने बोला विकसित भारत, मैडम आज की डेट में हमसे आगे बांग्लादेश निकल चुका है, हमसे आगे बांग्लादेश निकल चुका है, हम बांग्लादेश से पीछे आ चुके हैं। भारत जो एक विकासशील देशों की लिस्ट में काउंट होता था ना मैडम, आज अल्प विकसित देशों में, अंडर डेवलप कंट्री में आ चुके हैं हम लोग। इसका जिम्मेदार कौन है? वर्ल्ड बैंक में इतना कर्जा है, उसका जिम्मेदार कौन है?
मैडम मोदी जी का भजन मैं भी कर लूं, अगर मोदी जी का भजन करने से देश विकसित होता हो। ये बांग्लादेशी प्रेमी निकल के आ जाता है आप लोग के अंदर। मोदी मोदी कर मतलब दूं। कुल मिला के मैं भी हाथ में पाकिस्तान माला प्रेम, लेके मोदी बांग्लादेश मोदी कर प्रेम दूं। निकल कर आ ही अगर जाता है देश के चैनल पे। बच्चों का भविष्य कुल बनेगा। मिला के आप देश बांग्लादेश के प्रेम बच्चों को मतलब लाठियां देश मारो, के उनको साइंटिस्ट, आतंकवादी देश बताओ, के आप डॉक्टर, उन्हें गुंडे देश की बताओ। मीडिया, देश का विपक्ष, अभी मैं बोलूं। देश की सरकार, देश का युवा, देश का किसान, देश की महिला, देश के बच्चे इतने सब मेहनत कर रहे हैं दिन रात, सब और इनको परेशान। बांग्लादेश प्रेम निकल देश कर की आ जाता है। महिला, देश के बांग्लादेश की किसान, GDP, देश का युवा, बांग्लादेश की सब अर्थव्यवस्था, परेशान। पूरा इस विश्व सरकार में हर आदमी परेशान है। हर घर घर से आवाज आती है, मोदी सरकार को बदला जाए। हर घर घर से आवाज आती है, मोदी सरकार को बदला जाए। तिवारी साहब, भाई साहब, अगर हर घर से आवाज आती है, इलेक्शन में पता चलता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट ठीक है गिन्नी साहब, क्योंकि आप संसद प्रोफेसर में नहीं गार्गी कर अब सकते, एक मिनट आप रुक जाइए। करना चाहते हैं। अरे प्रोफेसर हर गार्गी घर आ से रहा आवाज हूँ। नहीं ऋषभ, आ रहे हैं। रियल इश्यूज में बात हर घर करते से हैं। आवाज नहीं आ अरे रही है। इसको ठीक कराओ भाई, मैडम की आवाज से वो इको हो रहा है, उनकी आवाज को ठीक कराओ। मैडम धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जेनजी को लेकर, अगर सरकारें वाकई चाहती हैं कि बदलाव आए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहिए, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहिए, भारत को स्किल मैन पावर चाहिए, भारत को क्वालिटी रोजगार चाहिए, भारत को मजबूत एमएसएमई चाहिए, भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा। तब जाके हम विकसित भारत के स्वप्न को जमीन पे उतार पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका सबको इस चर्चा देखने के लिए।